हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों के क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम लोग मोल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास बहुत ही कम होता है और ऐसे मास को हम लोग नॉर्मली ग्राम या केजी में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग मास का एक बहुत ही छोटा यूनिट लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम लोग देखें कि 1 एएमयू कितने ग्राम के बराबर होता है तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि 1 एएमयू जो है वो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम को कहते हैं। तो अगर कोई कहता है कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, इसका मतलब है कि कार्बन के एक एटम का मास 12 एएमयू है। और अगर इस मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम से। उसी तरह से अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है तो हम लोग कहते हैं 18। यानी इसका मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो हम लोगों का 18 एएमयू होता है। यानी अगर हम लोग उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम लोगों को 18 को फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम से। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल अगर रहे तो हम लोग उसके मास को एमयू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक मोल हम लोग कितने को कहते हैं? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो अब हम लोग उसके मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटम का मास जो हम लोगों का एएमयू में होता है वही एक मोल एटम का मास हम लोगों का ग्राम में होता है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि कार्बन के एक एटम का कितना वेट होता है तो हम लोग कहेंगे कार्बन के एक एटम का वेट 12 एएमयू है। और अगर कोई हमसे पूछता है कि कार्बन का अगर मेरे पास एक मोल एटम्स है यानी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स हैं तो उसका कितना मास होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जो 12 एएमयू होता है एक एटम का जो मास होता है उसमें से एएमयू हटा देंगे और ग्राम लगा देंगे। यानी एक एटम का मास जितना एएमयू होता है उतना ही एक मोल एटम का मास ग्राम में हो जाता है। यानी हम लोग कहेंगे कि एक मोल कार्बन एटम का मास हमारा 12 ग्राम है और उसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 एएमयू होगा। यानी एक मॉलिक्यूल का मास 18 एएमयू होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक मोल मॉलिक्यूल्स हो वाटर का तब उसका मास हम लोग कहेंगे 18 ग्राम। यानी हम लोगों से अगर पूछा जाए कि वाटर का मोलर मास क्या होता है तो हम लोग कहेंगे 18 ग्राम। यानी जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा बस उसी को हम लोगों को ग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एटम का मास जितना एमयू होता है उतना ही एक मोल एटम का मास ग्राम में हो जाता है। और उसी तरह एक मॉलिक्यूल का मास जितना एमयू होता है उतना ही एक मोल हम लोगों का मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा ग्राम में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मोल्स है वो हम लोगों का संख्या से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ जो है मोल जो है वो हम लोगों का मास से भी रिलेटेड है। तो जब हम लोग कहेंगे 1 मोल तो 1 मोल हम लोग 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स को भी समझ सकते हैं। और या फिर अगर हम लोग एक मोल कहें तो एक मोल का जो मतलब है वो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक मोल का मतलब हमारा जो मास है
है ना, उसको हम लोगों को यानी कि जो एटॉमिक मास है या जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोगों को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। यानी मोल हम लोगों का नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिलेटेड हो गया और मोल जो है वो हम लोगों का मास से भी रिलेटेड हो गया। इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम लोग लिख रहे हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहें वाटर का मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास हम लोगों का 18 ग्राम होता है। यानी अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल है। पर क्या होगा अगर हमारे पास वाटर का 36 ग्राम होगा? तो अगर हम वाटर का 36 ग्राम होगा तो हम लोग यहां पर लिख देंगे मास 36 ग्राम और मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम। तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। यानी हम लोग अगर मास दिया हुआ है तो मास को मोलर मास से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा उस सब्सटेंस का। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और हमको उस सब्सटेंस का अगर मोलर मास पता है तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को उस सब्सटेंस का मास निकल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को अगर मास दिया रहेगा तो मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा तो उसको मोलर मास से हम लोग डिवाइड करके मास निकाल सकते हैं, है ना। यानी इसका मतलब है कि मोल्स जो है वो मास से रिलेटेड है। उसी तरह हम लोग यहां पर सेकंड अगर हम लोग देखें पॉइंट, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स हमारा एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। और जो Na होता है हमारा वो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको जितना पार्टिकल्स दिया गया है अगर हम उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। यानी पार्टिकल्स की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। या फिर हम लोग उसी तरह कह सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे किससे? एवोगाड्रोस नंबर से, तो हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हम लोगों का मिल जाएगा। अब वो पार्टिकल्स हमारा एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मोल्स जो है वो मास से भी रिलेटेड हो गया और जो मोल है वो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिलेटेड हो गया। तो आते हैं गैस पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैसेस का अपना जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का भी वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, पर हम लोग देखेंगे कि ये तब होता है जब कंटेनर क्लोज होता है। अगर हम लोग एक ऐसे कंटेनर का बात करें जिसमें हम लोग देखें कि यहां पर एक ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके अंदर, है ना, अगर गैस देंगे तो क्या होगा? तो अगर ऊपर का प्रेशर जो एयर लगा रहा है और अंदर का प्रेशर जो गैस लगा रहा है, अगर ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर अगर सेम हो जाएगा तो ये पिस्टन यहीं पे रुक जाएगा। अगर ऊपर का प्रेशर पिस्टन नीचे आएगा और गैस का वॉल्यूम घटेगा, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर कम हो तो पिस्टन ऊपर जाएगा कि तो किसी गैस का वॉल्यूम देखें तो वो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और अगर हम लोग ऊपर का प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग नीचे से अगर इस गैस को हीट करें तो क्या होगा? तो मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी आएगा और वो पिस्टन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा जिससे पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पर जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और उसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो दो बात पर निर्भर हो गया, एक प्रेशर कितना है और दूसरा
टेम्परेचर कितना है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहां पर गैस का अमाउंट ज्यादा डालेंगे तो पिस्टन पर ज्यादा फोर्स लगेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर हम लोग गैस का अमाउंट कम रखेंगे तो पिस्टन पर कम फोर्स लगेगा, पिस्टन नीचे आएगा, है ना, और वॉल्यूम घट जाएगा। यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो तीन बात पर निर्भर करेगा, गैस का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग गैस का कितना अमाउंट रख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम लोगों को एक बात समझना है कि जब भी मैं कहूं गैस का वॉल्यूम, तो हम लोग को समझना है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो तीन बात पर निर्भर करेगा, प्रेशर कितना है ना, टेम्परेचर कितना है, और साथ ही साथ अमाउंट कितना है। तो अगर हम लोग प्रेशर को भी फिक्स कर दें, अगर हम लोग टेम्परेचर को भी फिक्स कर दें, और साथ ही साथ अगर हम लोग गैस के अमाउंट यानी अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स कर दें, तब हम लोग कहेंगे कि कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। और यही कारण है कि हम लोग यहां पर थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग गैस के वॉल्यूम की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये कितने को बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग 1 बार। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, या कोई भी गैस का प्रेशर हम लोगों का जब 1 बार हो जाता है और टेम्परेचर हम लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग इसी को बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, और एनटीपी का मतलब क्या होता है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जहां पर एसटीपी में प्रेशर 1 बार है ना, यहां पर एनटीपी में प्रेशर जो है वो 1 एटीएम हो जाता है। 1 एटीएम जो है वो 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। जबकि अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो दोनों के लिए हम लोग टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, जिसको अगर हम लोग केल्विन में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो 273 केल्विन के बराबर होता है। हम लोग है ना 9th या 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है तो अगर उसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे तो वो हम लोगों को केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पर या एनटीपी पर, तो अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दे 22.4 लीटर से, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा गैस का। तो सवाल उठता है कि ये कहां से आया। तो अगर हम लोग किसी गैस को एसटीपी पर रखें या एनटीपी पर रखें, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर प्रेशर हमारा 1 एटीएम होगा, तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होगा अगर हम उसका 1 मोल लें। यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर या एनटीपी पर 22.4 लीटर होगा। तो अगर हम लोग 2 मोल लेंगे तो हम लोगों को इसको डबल कर देना पड़ेगा, यानी 44.8 लीटर हो जाएगा। अगर हम लोग हाफ मोल लेंगे तो इसको हम लोगों को हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर एक बात अभी याद रखना है कि अगर हम लोग किसी गैस का 1 मोल लें और उसको हम एसटीपी पर या एनटीपी पर रखें, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो अगर कोई कहता है कि कोई गैस एसटीपी पर है और वो 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो गैस का कितना अमाउंट हमारे पास है, तो उस गैस का जो है वो हाफ मोल हम लोगों के पास है। यानी जब भी किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर या एनटीपी पर दिया रहेगा तो हम लोग उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। जहां पर एसटीपी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम लोग देखें तो 1 एटीएम जो है वो करीब 1.013 बार के बराबर होता है, यानी एटीएम और बार करीब करीब सेम है। तो अगर हम 1 बार देखें तो 1 बार करीब 0.987 एटीएम के बराबर होता है।
हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग 1 एटीएम को अगर हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करें तो वो 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। और अगर 1 बार को हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करें तो 1 बार हमारा 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। इसीलिए जब भी कहा जाए एमटीपी पर या एसटीपी पर, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग कोई भी गैस ने उसके 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो हम लोगों का 22.4 लीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को 3 चीज से रिलेट किया, एक मास से, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल से, और तीसरा अगर वो गैस है तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस को भी नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग मोल्स को मास से भी रिलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ गैस से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम लोग एक डायग्राम देखेंगे जो काफी हेल्पफुल होगा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर मास है, और हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को मास दिया गया है तो हम लोग उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी मास दिया जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे मास को किस चीज से, मोलर मास। यानी अगर हम लोगों का मास दिया गया है किसी सब्सटेंस का, तो हम लोग उस सब्सटेंस के मोलर मास से, है ना, अगर मास को डिवाइड कर दें तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ अगर मोल्स दिया गया है सब्सटेंस का, तो हम लोग उस सब्सटेंस का मास कैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर हम लोगों को मोल्स दिया गया है तो हम लोग मास कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोल से मास की तरफ कैसे जाएंगे, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को किससे, मोलर मास से, ठीक है। तो अगर हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो जैसे ही हम लोग उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस सब्सटेंस का मास मिल जाएगा। और अगर हमको सब्सटेंस का मास अगर दिया गया है तो हम लोगों को उसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हमको उसका नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो हम उसको एवोगाड्रोस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। अब ये या तो एटम्स भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो हम लोग, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से, ठीक है। तो अगर मोल्स दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मोल्स को हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर। तो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या फिर एनटीपी पर चाहते हैं तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 लीटर से, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या फिर एनटीपी पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम हम लोग लेंगे वो लीटर में ही लेंगे, है ना। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 लीटर से, ठीक है। तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यानी अगर हम लोगों को मास दिया गया है और वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग मास को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर ऑफ
मोल्स में। कैसे? डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और फिर जब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोगों को वॉल्यूम दिया गया है और हम लोगों को उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग वॉल्यूम से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेगा? डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, और जैसे ही हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा फिर हम लोग उसको एवोगाड्रोस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी इस डायग्राम की सहायता से हम लोग, है ना, अगर कुछ मास दिया है या वॉल्यूम दिया है या पार्टिकल्स दिया है तो उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर हम लोगों को मास दिया गया है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो सब्सटेंस जो है अगर गैस है तो हम लोग उस गैस का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं एसटीपी या फिर एनटीपी पर। अब यहां पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ मीथेन। तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, हम लोगों को मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, वो है 0.5। तो हम लोगों से मीथेन का मास पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा तो हम लोगों को उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम लोगों को मास मिल जाएगा। यानी हम लोगों को सबसे पहले मोलर मास ऑफ मीथेन निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ अगर हम लोग मीथेन देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो ये यहां पर हम लोग 12 लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, पर यहां पर चूंकि हमारे पास 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 4 इंटू 1 हमको लिखना पड़ेगा, और ये हम लोगों का आ जाएगा 16 ग्राम। हम लोगों को याद रखना चाहिए मोलर मास हम लोगों का हमेशा ग्राम में रहता है। ठीक है, यहां गलती से भी एमयू नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक मोल का जो मास होता है वो उतना ही होता है ग्राम में जितना एक मॉलिक्यूल का जो है वो मास होता है एमयू में। ठीक है, तो मीथेन का मोलर मास हो गया हम लोगों का 16 ग्राम। तो अब हम लोग यहां पर अगर मास निकालना होगा तो मास कैसे निकलता है? तो मास निकलता है नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है किससे? मोलर मास से। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स तो 0.5 दिया गया है, और मास जो हम लोग अभी निकाले हैं मोलर मास वो 16 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का 8 ग्राम आ जाएगा। यानी हम लोगों के, है ना, 0.5 मोल ऑफ मीथेन में कितने हम लोगों के उसके मास हो जाएंगे, है ना, 8 ग्राम। अब अगर कोई हम लोगों से पूछता है कि मीथेन का अगर हमारे पास 0.5 मोल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल में हमारा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो जितना मोल्स दिया गया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। इसीलिए अगर हम लोग यहां पर देखें, हालांकि पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग, है ना, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर मीथेन देखें तो मीथेन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.5 है, और हर मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो ये हम लोगों का 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें तो मीथेन के हाफ मोल में 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब कोई हमसे यहां कार्बन के एटम्स का भी संख्या पूछ सकता है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मीथेन के हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, इसीलिए जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही कार्बन के एटम्स होंगे। और अगर हाइड्रोजन का एटम्स का संख्या पूछा जाएगा तो हम लोगों को इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो अगर कोई हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर 5 एटम्स हैं, एक कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें टोटल, है ना, नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों का हो जाएगा 5 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये हम लोगों का 15.0, है ना,
15.05 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 23। हम लोगों के पास इतने एटम्स होंगे। अगर उसी तरह हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ, है ना, कार्बन एटम्स भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमारा 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23 ही हो जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है। और उसी तरह अगर हम लोगों से नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन एटम्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये हम लोगों का, है ना, 12.04, है ना, इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। यानी कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हमारे पास यहां पर 4 एटम्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मीथेन का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 6 कार्बन से आएगा और 4 हाइड्रोजन से। तो जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई हम लोगों से पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हम लोगों के पास, तो हम लोग के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23, और हर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 24 आ जाएगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि हम लोग के मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, पर न्यूट्रॉन कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो है मास नंबर 12 होता है। इसका मतलब उसके एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम लोग कहें कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 6 न्यूट्रॉन्स है। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकाल लिए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम अमोनिया। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमोनिया का अगर हमारे पास 1.6 ग्राम अगर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई हमसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स अगर पहले पूछता है तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो यहां पर चूंकि मास दिया गया है तो हम लोग इस मास को मोलर मास से पहले डिवाइड करेंगे ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यानी अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर मोलर मास निकालना होगा। किसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये अगर हम लोग देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हमारे पास 3 एटम है, तो हम लोगों का जो मोलर मास हो गया वो 17 ग्राम हो गया। अब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है।
तो जो मास दिया रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? मोलर मास से। तो मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग मास देखें तो 1.7 है और मोलर मास है 17, तो हम लोगों का जो नंबर ऑफ है ना मोल्स हुआ वो 0.1 हो गया। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ जो मोल्स है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है? 0.1 और एवोगाड्रो नंबर हो गया 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, तो 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 का मतलब 10 का पावर -1 हो गया। तो अगर इसके पावर में जाके जब जुटेगा तो ये 10 का पावर 22 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 22। तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा जा रहा है, हम लोगों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम लोग यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के पास 1, लेकिन चूंकि यहां 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल है 10 और इसीलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का यहां पर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर हमारा 23 आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 टू दी पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर जो ऑक्सीजन एटम लिया जा रहा है उसका मास नंबर 17 है और एटॉमिक नंबर 8 है। और यहां पर दिया गया है कि हम लोग को एवोगाड्रो जो नंबर है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 मानना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मास नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो अगर हम लोग मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हम लोगों को एक एटम में कितना न्यूट्रॉन्स है ये हम लोग को मिल जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम। अगर हम लोग देखें वन एटम तो ये हम लोगों का हो जाएगा 17 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो एक जो है एटम में 9 न्यूट्रॉन्स है, तो हमारे पास टोटल एटम्स जो है वो 12 इंटू 10 टू दी पावर 25 है। इसलिए अगर हम लोग यहां पर लिखे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, है ना, 9 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर 25। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9 और यहां पर हम लोग 12 को लिख देते हैं 200 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो देखिए अगर हम लोग 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा और 10 का पावर 23 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर 25 आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 के जगह पर हम लोग Na लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर Na लिख दें तो ये 9 इंटू 2 ये 1800 इंटू Na हो जाएगा। यानी इतने हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो जैसा कि हम लोग यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें एक एटम का मास दिया गया है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहां पर जो हम लोगों का एटम का जो मास दिया गया है उसको हम लोग पहले एएमयू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें
तो मास ऑफ वन एटम जो है, मास ऑफ वन एटम, अगर हम लोग इसको mu में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो मास दिया गया है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -23, इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, क्योंकि 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का आ जाएगा 20 AMU। ठीक है, तो एक एटम का जो मास हो गया वो हमारा 20 AMU हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो एटम का जो मास होता है वो मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण होता है, और हम लोग मानते हैं कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1 AMU होता है और एक न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU ही होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि यहां पर एटम का मास 20 AMU है तो इसका मतलब है कि इसमें 20 न्यूक्लियॉन्स होंगे, क्योंकि हर न्यूक्लियॉन का जो मास है वो 1 AMU होता है, चाहे हम प्रोटॉन का मास लें या फिर न्यूट्रॉन का मास लें। जैसे मान लिया जाए अगर इस एटम में हमारे पास 12 जो है वो मान लिया जाए प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है, तो भी मास हमारा 20 AMU आएगा। और अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स होंगे तो भी मास हमारा 20 AMU आएगा। तो चूंकि यहां पर एटम का मास 20 AMU आ रहा है और एटम का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण होता है, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि इसके एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए, 20 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 2 एटम्स, इसीलिए हम लोग यहां पर कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 2 एटम्स। तो एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 20, तो 2 एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, 40। और इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। तो हम लोगों को 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन दिया गया है और उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जब भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो हम लोगों को पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस पहले हम लोगों को निकालना होगा, और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो मोल्स है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ फॉस्फेट आयन का मास दिया गया तो हम लोग देखेंगे कि फॉस्फेट का मोलर मास कितना होता है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ PO4 3-, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है और हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के है ना 4 एटम है, जहां पे हर एक एटम का एटॉमिक वेट है ना 16 होता है, तो ये 16 इंटू 4 हो जाएगा। और ये 3- का मतलब हुआ कि ये PO4 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है, और यही कारण है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को जो है वो काउंट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिया है उसके मास का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि जो मोलर मास होगा फॉस्फेट आयन का ये 64 + 31 ये हम लोगों का 95 ग्राम आ जाएगा। और इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, तो मास क्या दिया हुआ है 9.5, तो हम लोग मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है फॉस्फेट आयन का वो 0 क्या हो गया 1। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, तो हम लोगों के पास मोल्स जो है वो 0.1 है, तो 0.1 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ क्या निकल गया आयंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फॉस्फेट के एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन, एक आयन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है, यानी इसके एक एटम में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 15 हो गया। और प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इसका मतलब उसके एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर 4 एटम है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो यहां पर हम लोग +3 कर देंगे। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो ये यहां पर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी एक आयन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 50। तो हमारे पास कितने आयन्स है? 0.1 इंटू Na, इसीलिए हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे 0.1 इंटू Na इंटू 50, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 इंटू Na, और इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU ऑफ HNO3। यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि HNO3 का हमारे पास अगर 126 AMU है तो उसमें हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अगर HNO3 कहें तो ये हम लोगों का कितना होगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का यहां पर 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको है ना सॉल्व करें तो ये हमारा 63, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं AMU। AMU लिखने का मतलब हुआ कि HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास 63 AMU है। अगर 63 ग्राम लिख देते तो वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाता है। तो चूंकि यहां पर मास AMU में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पर एक मॉलिक्यूल का ये मास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कहें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हम लोग के पास, मास को डिवाइड कर देना होगा किससे? मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से, और ये दोनों यहां पर हम लोगों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो मास यहां पर क्या दिया हुआ है? 126, और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कितना हम लोगों का? 63। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 2, यानी 126 MU में HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग HNO3 का ले तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? 3। तो 2 मॉलिक्यूल में अगर हम लोग कहें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, तो हर मॉलिक्यूल में 3 है और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, यानी टोटल ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास कितने होंगे? 6। अब हमको यहां पर मोल्स पूछा जा रहा है, तो जितना भी संख्या आएगा उसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हम लोग बोले तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 डिवाइडेड बाई Na, और इसलिए हम लोगों के इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S2 माइनस। तो यहां पर S2 माइनस का मास दिया गया है 96 AMU, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है यहां पर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को देखना होगा कि 96 AMU में हमारे पास कितने आयंस है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकलेगा, तो मास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 96 AMU। ठीक है, और सल्फर का याद कीजिए एटॉमिक वेट जो है वो 32 AMU होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो उससे उसके मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हम लोग यहां पर कहेंगे कि S2 माइनस का भी है ना मास कितना होगा 32, यानी हम लोगों को कितने आयंस मिलेंगे यहां पर 3। ठीक है,
और हर एक आयन पर 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 3 आयन अगर हमारे पास है तो टोटल कितने यूनिट के निगेटिव चार्ज हो जाएंगे? 6। इसीलिए अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि चार्ज क्या है हम लोगों के पास, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा हर एक, है ना, एटम 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमारे पास कितने आयन्स है? 3। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर सल्फर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमारे पास टोटल 3 आयन्स है। तो इसका मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया गया है? 6। और हर इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसलिए हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा।